हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है लेट्स एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। ये एक संपूर्ण लेक्चर है। इस संपूर्ण लेक्चर के बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे आप राम लिखते हो, रै आ में राम, यानी कि पहले कि आपका रा आता है, फिर आ आता है, फिर आपका मैं आता है जब राम होता है। ऐसे नहीं है कि पहले मैं आता हो, फिर आ आता हो, फिर आर हो जाएगा, वो राम ना होकर मार हो जाएगा। ये वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं होता है। फ्रेंड, अब हम समझते हैं कि ये भाषा होता क्या है। भाषा संस्कृत शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा, आप जानते हैं कि भाषा होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या मनुष्य सबसे पहले जो बोलना सीखता है वो भाषा ही सीखता है, फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। जो लिखता है तो हम उसे लिपि कहते हैं। अब क्वेश्चन है, ये लिपि होता क्या है? लिपि एक प्रकार की चिन्ह त्रिपाठी होती है। जैसे कि आपको हिंदी में कै ख ख घ जो लिखे होते हैं वो हिंदी देवनागरी में लिखी होती हैं, और इंग्लिश में ABCD ये लिखे होते हैं, ये रोमन भाषा में लिखी होती है। फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी वाक्य यानी कि सेंटेंस बनने से पहले सबसे पहले बनता है वर्ण। वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। वर्ण, जब दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे अक्षर। जब वो अक्षर आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक शब्द। शब्द के बाद एक पैराग्राफ बनता है जिसे बोलते हैं पदबंध। पदबंध के बाद बनता है उपवाक्य। उपवाक्य के बाद क्या बन जाता है? आपका वाक्य बन जाता है। यदि आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो है वर्ण। यदि भाषा की सबसे बड़ी यूनिट पूछता है तो आपकी कौन सी होगी? वो वाक्य होगी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई होती है, जबकि भाषा सबसे बड़ी क्या होती है? वाक्य की होती है क्या? इकाई होती है। फ्रेंड, हमने सुना था यहाँ पे वर्ण। वर्ण होता क्या है? वर्ण सबसे छोटा होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि कै ख ग, यह क्या है? एक प्रकार का क्या होता है? वर्ण ही होता है। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। चलो फ्रेंड, हम आगे देखते हैं कि वर्णमालाओं की संख्या किस किस प्रकार होती है। यदि आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमालाओं की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 45, जिसमें से 10 स्वर होते हैं जबकि 35 व्यंजन होते हैं। यदि आपको लेखन के आधार पर बतानी हो तो 52 बतानी है, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं स्वर होता क्या है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब है कि ये स्वतंत्र बोले जाते हैं, यानी इन्हें बोलने के लिए किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी कुल संख्या 13 होती है। उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 होती है। मानक स्वरों की संख्या कौन सी होती है? 11 होती है। फ्रेंड, ये स्वर हैं। स्वर ये 13 होते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ, औ, ऋ, ए, ओ, अंग और अंग्य होता है। यदि आप अंग और अंग्य को हटा दे तो इनकी संख्या 11 हो जाती है, जिन्हें मानक स्वर कहा जाता है। अंग और अंग्य के साथ यदि आप ऋ भी हटा दिया जाएगा तो आपको उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 होगी। उच्चारण से तात्पर्य है कि आप बोलने के आधार पर इन्हें 10 लिख सकते हैं, लेकिन आप यदि लिखित के रूप में लिखोगे तो वो 13 ही लिखे जाएंगे। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें से एक मात्रा या उच्चारण के कार के आधार पर है, जीभ के प्रयोग के आधार पर है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर है, होठ की स्थिति के आधार पर है, नाम के आधार पर है। फ्रेंड, हम पढ़ते हैं मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक हस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुप्त स्वर होता है। हस्व स्वर कहना कहा जाता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, अर्थात यदि आप बोलने के लिए बहुत ही कम समय लगता हो, ऐसे स्वर को क्या बोला जाता है? हस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि ए, ई, उ, औ और ऋ, ये आप यदि बोलोगे इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कहा कहना जाता है जिन्हें हस्व स्वर से थोड़ा सा क्या लगता हो? ज़्यादा समय लगता हो। इसमें सारे बचे हुए स्वर आ जाएंगे, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और अंग्य होता है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से क्या लगता हो? थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता हो। इनका यूज़ किसी को पुकारने में यूज़ किया जाता है या नाटकों में यूज़ किया जाता है। पुकारने में कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि राम, यदि राम को आप यदि पुकारोगे तो कैसे खींचोगे? राम। यदि ये मात्रा जो है ना, ये लघु मात्रा के दर्शाते, क्योंकि हिंदी में 2 मात्रा होती है, एक गुरु होती है, एक कौन सी होती है? लघु होती है। गुरु जो आपकी होती है बड़ी मात्रा होती है, जबकि लघु कौन सी होती है? छोटी मात्रा होती है। फ्रेंड, अब हम चढ़ते हैं आगे। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर मुख्यतः ये 3 वर्गों में बटा है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और
पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन आता है? ई ए, जबकि मध्य स्वर में ए आता है, जबकि पश्च स्वर में बचे हुए स्वर आते हैं जैसे कि आ, उ, औ, ओ और आ आता है। फ्रेंड, एग्जाम के टाइम पर आप भूल जाओगे कौन सा अक्षर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। याद करने का एक तरीका है, यदि आप देखते हैं कि जो छोटे बालक होते हैं तो जो चिढ़ाते हैं तो जीभ निकाल के ई ए करके चिढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रहेगा कि अग्र स्वर में ई ए और ए, मध्य स्वर का होगा ए होगा, जबकि पश्च स्वर में बचे हुए स्वर आ जाएंगे। फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं कि मुख के द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने का मतलब क्या है? यदि आप विव्रत के बारे में पढ़ोगे, इसका मतलब है कि यदि आप आ बोलोगे तो आपका मुंह क्या होता है? पूरा खुला होता है, जिसे विव्रत स्वर कहा जाता है। अर्धसम्मृत कहा जाता है, जिसे बोलते वक्त आपका मुख आधा बंद होता है, जैसे कि ए और ओ होता है। अर्धविव्रत क्या होता है? जैसे कि आधा खुला हुआ होता है, जिसमें आप बोलोगे तो मुंह आपका आधा खुला होता है, जैसे कि ए और औ होता है। जबकि सम्मृत कौन सा होता है? ये पूरा बंद होता है। यदि आप इन्हें बोलोगे तो मुंह बंद करके भी बोल सकते हो, जैसे कि ई उ और ऋषि। फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवृतमुखी, एक होता है व्रतमुखी। अवृतमुखी किन्हें कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ, व्रत, मुख या गोलाकार नहीं होते, यानी कि आप जिन्हें बोलेंगे तो इनमें होठों का यूज़ नहीं होता। आप बोल के देख लेना, ए आ ई ए, इनमें होठों का यूज़ नहीं होता। जबकि व्रतमुखी किन्हें कहा जाएगा? जिन स्वर के उच्चारण में होठों का यूज़ होता हो, जैसे कि आप इन्हें बोलोगे इनमें आपका होठ यूज़ होता है, जैसे कि उ और औ होता है। फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, हम देखते हैं नाम के आधार पर। नाम के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नाम के आधार पर इनके परिवार से संबंधित वर्गीकरण किया है। अब जैसे कि ए और आ जो है एक ही फैमिली के होते हैं, ई और आई एक फैमिली के होते हैं, ओ और औ एक ही फैमिली के होते हैं। ऋषि अलग होता है, जबकि ए और आई एक ही परिवार के होते हैं, जबकि ओ और औ भी एक प्रकार के हैं, अंग और अंगे भी एक प्रकार के होते हैं। इन परिवार के हिसाब से ही इनका नाम रखा गया है। जैसे कि आपको ए बोलना है तो आपका आवाज़ जो आती है वो कंठ से आती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं कंठ। जबकि ई और ई की आवाज़ जीभ के द्वारा आती है, जिन्हें बोला जाता है तालु। तालु का मतलब है कि जो जीभों को यूज़ होता है। और औ होठ के द्वारा बोले जाते हैं, जबकि ऋषि मूर्धन्य से बोले जाते हैं। मूर्धन्य का मतलब है कि आपकी जीभ के आगे वाले हिस्से की निचले सिरे से बोला जाता है। यदि आप ऋषि बोलोगे तो आगे का हिस्सा होगा और निचले वाले हिस्से यूज़ होगा। जबकि ए और ए होगा वो कंठ तालव्य होगा, जबकि ओ और औ कंठ ओष्ठ्य बोला जाता है। अंग और अंग अयोग वाहक के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं कि हवा के निकलने के आधार पर। हवा के निकलने के आधार पर दो प्रकार से पढ़ना है, निरुनासिक और अनुनासिक स्वर। निरुनासिक या मौखिक स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में केवल हवा कहाँ से निकलती हो? मुख से निकलती हो। ऐसे स्वरों को क्या बोला जाता है? निरुनासिक कहा जाता है, जैसे कि ए आ ई आदि। जिनका उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक में भी क्या निकलती हो? हवा निकलती हो, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे कि ए और अंग है। इन्हें अयोग भाग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, हमने जितने भी स्वर पढ़े थे वो सारे के सारे क्या हैं? सघोष हैं। सघोष का मतलब है कि आप बोलते समय आपकी जीभ में क्या होता है? कंपन होता है, यानी कि जिसकी जीभ में कंपन होता हो बोलते वक्त उसे बोला जाता है सघोष। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं बोले जाते। प्रत्येक व्यंजन में एक क्या होता है? स्वर होता है। और कौन सा स्वर होता है? वो ए स्वर होता है। यदि इन व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करते हो तो उन्हें 33 मानी जाती है, जबकि द्विगुण व्यंजन जबकि ढ और अड़ को यदि आप जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ऊष्म व संघर्षी व्यंजन है, व संयुक्त व्यंजन है। चलो फ्रेंड, हम एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले ये कुछ टर्म है जो आपके यूज़ होंगी कि टी टर्म में होता क्या है। आप पढ़ चुके हो कि घोष क्या होता है। घोष जो होता है, आप बोलते वक्त जो धमनी में क्या होता हो? कंपन होता हो, उसे बोला जाता है घोष। जबकि सघोष क्या होता है? जब धमनी में कंपन नहीं होता उसे अघोष बोला जाता है। जबकि अल्प प्राण क्या होता है? जिनकी व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जबकि महाप्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण करते वक्त मुख से अधिक हवा निकलती हो उसे महाप्राण कहा जाता है। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन फ्रेंड ये इम्पोर्टेंट है। यदि स्वर और व्यंजन से यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका स्पर्श व्यंजन क्या होता है।
फ्रेंड, आप भली बात जानते हो कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन जो होता है वो होता है कै, ख, घ और अड़ होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग फैमिली के द्वारा बांटा गया है। जैसे कि कै वर्ग में कै, ख, घ और अड़ आता है, जबकि छ वर्ग में च, छ, झ, झ, अड़ आता है, जबकि ट वर्ग में ट, ठ, ढ और अड़ आता है, जबकि त वर्ग में त, थ, ध, न आता है, जबकि प वर्ग में प, फ, फ, में आता है। फ्रेंड, जो कै वर्ग होता है इसे कंठ के द्वारा बोला जाता है, जबकि च वर्ग को तालु के द्वारा बोला जाता है, जबकि ट वर्ग को मूर्धन्य के द्वारा बोला जाता है, जबकि त वर्ग को दंत के द्वारा है और प वर्ग को ओष्ठ के द्वारा जाता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है KTM2। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धन्य और D से दंत और O से ओष्ठ हो जाता है। फ्रेंड, जो कै और ख वर्ग है, यानी कि ये वाले वर्ग कै और ये ख वर्ग वाले हैं, इन्हें बोला जाता है एघोष। एघोष हम पढ़ चुके हैं कि ये एघोष होता क्या है। फ्रेंड, जब बाकी के बचे ग से लेके अड़े तक, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सघोष हैं। फ्रेंड, हम देखते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन सा होगा। जो पहला वर्ग होगा वो अल्पप्राण व्यंजन होगा, जबकि दूसरा महाप्राण होगा, तीसरा अल्पप्राण होगा और चौथा फिर महाप्राण होगा और पांचवा कौन सा होगा? फिर आपका अल्पप्राण व्यंजन होगा। फ्रेंड, ये आपकी सारणी रटी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का बनेगा। फ्रेंड, जो पांचवा वर्ग है जो कि ट, ढ, ढ, न, में, इसे हम नासिक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इनसे बोलते वक्त आपके नाक से हवा निकलती है। फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। च वर्ग। च वर्ग हम पढ़ चुके हैं। च वर्ग होता क्या है? च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहा जाता है। यदि स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो वैसे इनकी संख्या होती है 25, जबकि ढ और अड़े को, यानी कि ढ और अड़े को अब जोड़ दो तो इनकी संख्या 2 बढ़कर 27 हो जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि नासिक ध्वनि जो होता है 5th वर्ग का जो होता है, जैसे कि ढ, ढ, न में, ये नाक के द्वारा बोला जाता है। फ्रेंड, हम अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं। अगला वर्गीकरण है अंत्यस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनसे बोलते वक्त आपके पेट में बल लगता हो ऐसे वर्णों को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि य, र, ल और व होता है, यह तालु के द्वारा बोला जाता है, जिसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब है कि इन्हें आधे स्वर के नाम से भी जाना जाता है। र को वत्रस्य कहा जाता है। ये वत्रस्य कहाँ से बोले जाते हैं? जहाँ दंत मूल या मसूड़ों का यूज़ होता है उसे वत्रस्य कहा जाता है। और र को प्रंकलेपित और लुटित भी कहा जाता है। ये प्रंकलेपित लुटित क्या होता है? जिनको बोलते वक्त जीभ में क्या होता है? कंपन होता है। जैसे कि आप र को बोलोगे तो र बोला जाएगा, जिसमें जीभ में आपको क्या होगा? कंपन होगा। ल क्या होता है? ये वत्रस्य होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, जबकि वा दंत ओष्ठ्य व्यंजन होता है। फ्रेंड, ये अंत्यस्थ व्यंजन होता क्या है? ये अल्पप्राण होता है और कौन सा होता है? सघोष होता है। फ्रेंड, ये रखना है कि कौन सा अल्पप्राण होगा, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष होगा। फ्रेंड, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे कौन सा अल्पप्राण होता है और कौन सा महाप्राण होता है। फ्रेंड, हम पढ़ते हैं हम उस व्यंजन क्या होता है। उस व्यंजन वह होता है जिसे बोलते वक्त आपका में थोड़ा सा घर्षण या आपको बोलने में थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती हो, ऐसे वर्णों को क्या बोला जाता है? उस व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि स, श, स और ह होता है। फ्रेंड, यदि देखा जाए तो श तालव्य से बोला जाता है, श मूर्धन्य से बोला जाता है, जबकि स वत्र से अर्थात दंत मूल या मसूड़े से बोला जाता है, जबकि है कंठ के भीतर से बोला जाता है। फ्रेंड, जब तीनों ये स है, ये अघोष है और महाप्राण है, जबकि एकमात्र जो है ये सघोष है और ये क्या है? महाप्राण है। ध्यान में रखना, ये स वो है वह अघोष है, जबकि जो है आपका सघोष है। फ्रेंड, हम आगे वर्गीकरण पढ़ते हैं कि आगे वर्गीकरण संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब है ये दो व्यंजनों के वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि ग ज्ञानी, ये ज प्लस अ से मिलकर बना होता है, जबकि तैतृसु त प्लस र से मिलकर बना होता है, जबकि छ क प्लस स से मिलकर बना होता है, जबकि श्र स प्लस र से मिलकर बना होता है। फ्रेंड, हम आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें हिंदी में यूज नहीं होते, जैसे कि विदेशी से आगत ध्वनि, जैसे कि ए, क, ख, ग, जय और फ। ए के नीचे आपका क्या है? हलंत है। ऐसे वर्ण जो होते हैं वो हिंदी में यूज़ नहीं होते, वो विदेशों में यूज़ होते हैं। जैसे कि विदेशों में कौन सा? अरबी फारसी में यूज़ होते हैं इनका यूज़। अरबी फारसी में जैसे कि क, ख, इनके नीचे क्या होता है? एक प्रकार का हलंत लिखा होता है। जो आपके चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं, जैसे कि चंद्रमा को लिखा जाता है, इसके पीछे चंद्रबिंदु होता है, इनका यूज़ भी हिंदी में यूज़ नहीं होता है, इनका यूज़ अंग्रेजी वर्णमालों में यूज़ होता है। फ्रेंड, ये एक संपूर्ण लेक्चर हो गया है। अब हम टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट लगाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वर्णमाला किसे कहा जाता है? शब्द समूह को, वर्ण के संकलन को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को, शब्द के व्यवस्थित समूह को।
फ्रेंड, जिसने लेक्चर पूरा देखा होगा तो पता होगा कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियाँ का मतलब है वर्ण। ये पूछ रहा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक स्वर होता है और एक कौन सा होता है? व्यंजन होता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 1 होगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के भी आधार पर भी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है कौन सा? पश्च स्वर। तो इसका ऑप्शन कौन सा नंबर होगा? बी होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल। एक से अधिक वर्णों का मेल का मतलब है जो एक से अधिक वर्ण से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले जाते, इनके साथ क्या होता है? हर प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है, अर्थात ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई च छ झ अड़ का उच्चारण किस प्रकार होता है? इनका उच्चारण तालव्य के द्वारा होता है। ई और ई तालव्य से होता है, जबकि च वर्ग का जो उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? वो तालव्य के द्वारा होता है। फ्रेंड, मैंने कहा था कि ये श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसकी सारणी इंपॉर्टेंट है, ये जिसकी याद है वो संपूर्ण क्वेश्चन को लगा लेगा। जैसे कि ये बोला गया था इसमें च वर्ग में किसे क्या बोला जाता है? तालुक से बोला जाता है। फ्रेंड, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। उच्चारण जो स्वतंत्र होता है, पता है वो कौन से होते हैं? वो स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन है कि कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो पेट के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे कि य, र, ल और ये व, ये सब अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? वो सी होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? वो ग होगा। देखो फ्रेंड्स, ग, ये ग वर्ग कौन सा है? ये अल्प प्राण व्यंजन है। ये फ्रेंड, ये सारणी याद होनी चाहिए। इन सारणी के यदि याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण है आपका ज आपका घोष वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारणी है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन है? ओष्ठ जो होठ के द्वारा बोला जाता है वो ऊ है, जबकि ए और ए किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से। जबकि ई कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। जैसे कि ए और ए कंठ, ई और ई तालु से, ऊ और होठ और ए ऋषि मूर्धन्य से, ए और ए कंठ तालव्य से, ऊ और कंठ ओष्ठ्य से, अंग और अंग है कहाँ से बोले जाते हैं? अयोग वाहक से बोले जाते हैं। क्वेश्चन है कि र का विवरण कहाँ से होता है? यानी कि र कहाँ से बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए वत्रस्य से, लंटित से, सघोष से, अल्पप्राण से और व्यंजन से। देखो र जो होता है वत्रस्य होता है। चारों ऑप्शन में क्या है? वत्रस्य है। लेकिन पार्श्विक नहीं होता। पार्श्विक कौन सा होता है? पार्श्विक में होता है तुम्हारा ल। संघर्षी में नहीं होता। संघर्षी व्यंजन में आते हैं स और है होता है। ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। लेकिन र जो होता है वो महाप्राण नहीं होता, जबकि कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ए होगा। उस व्यंजन है, उस व्यंजन कौन से होते हैं? स और है होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए में क्या है। अर्धविव्रत किन्हें कहा जाता है? अर्धविव्रत कहा जाता है तो आपका ए को। फ्रेंड देखो, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर बताया था, एक विव्रत होता है, एक अर्धविव्रत होता है, एक अर्धविव्रत, एक समव्रत होता है। तो विव्रत कहा जाता है आ को, जबकि अर्धविव्रत ए और ओ को, जबकि अर्धविव्रत ए और ओ को, और समव्रत ई उ और ऋषि को कहा जाता है। टै वर्ग का नहीं है। टै वर्ग देखो, ये थ, ये किसको वर्ग का है? तै थ ध न, ये तै वर्ग का है। तै थ ध न, जिनकी धमनी में केवल कहाँ से हवा निकलती हो? केवल मुख से निकलती हो, इन्हें कहा जाता है निरुनासिक। बोला था कि मैंने एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया था, यूपी एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक था मुख के साथ साथ कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। वो कौन सा होता है? अनुस्वर। इसमें मुख के साथ कहाँ से निकलती है?
नाक के साथ भी निकलती है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन ये जो साड़ी होती है वो सारे के सारे वो कौन से होते हैं? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा? देखो इसमें र आगा, र अंत्यस्थ व्यंजन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कटेगा। इसमें स आ गया, स कौन सा होगा? उस व्यंजन होगा, ये वाला कट गया। इसमें कौन सा? ये है और स है, तो आपको कौन सा नंबर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सभी महाप्राण कौन से होंगे? सभी महाप्राण जो होंगे कै, ख, छ और ठ होगा। देखो ये रहा ख, ये छ और ये रहा ठ, किस मारे? ये महाप्राण होगा। और कौन सा होगा? वो अघोष होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिपि। लिपि जैसे हिंदी में किस प्रकार की लिपि है? देवनागरिक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प, फ, भ, मै, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? प, फ, भ, मै, इनका होता है होठ से, तो ओष्ठ्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो व्यंजनों के मेल को क्या कहता है? जब तो दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे कि हमने श्रेय पढ़ा था, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो स किसका बना होता है? से मिलकर बना होता है, प्लस र से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ भी हो, ध्वनि हो, अघोष भी हो और महाप्राण हो। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा? वो ख होगा। ये कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन किन्हें कहा जाता है? उस व्यंजन कहा जाता है स और है को कहा जाता है उस व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के उच्चारण करते समय केवल सांस का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है अघोष। अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर फ्रेंड, अनुस्वर किन्हें कहा जाता है? जो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे, स्पर्श व्यंजन में जो 5वां वर्ग है उन्हें कहा जाता है अनुस्वर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कौन सा है? देखो संयुक्त स्वर का मतलब है वो जैसे कि ए आपका बनना होता है ए प्लस ई से मिलकर बना होता है, यानी कि इतना होगा ए, यानी कि आपका संयुक्त स्वर है, यानी कि 2 स्वरों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। जबकि ए की बात करोगे तो ए प्लस बड़ा ई से मिलकर बना होता है, तो क्या बनाएगा? वो ए मिलकर बनाएगा। जबकि आप करोगे ओ की ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है, यानी कि क्या बनाएगा? वो ओ होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारा औ है ये संयुक्त शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर नहीं किया था। जीभ के आधार पर 3 प्रकार से किया था, जिसमें से एक अग्र है, एक मध्य है और एक आपका तुम्हारा कौन सा होगा? पश्च होगा। बी प्लस स्वर है, ये तुम्हारे जीभ के आधार पर नहीं किया जाता है। निम्नलिखित शब्द में नवीनतम विकास ध्वनि कौन सी है? नवीनतम विकास का मतलब है जिनका हिंदी वर्णमाला में यूज़ नहीं किया जाता, अरबी फारसी में यूज़ किया जाता है। वो कौन सा होता है? वो ख और ग होता है। फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो हमने पूरे लगा लिए। धन्यवाद।